जय हिंद। मौलिक अधिकारों को कवर करेंगे जो वन डे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे संविधान में ना स्वतंत्रता और जीवन की जो गारंटी है वो 3 सबसे ज़रूरी आर्टिकल्स देते हैं। अनुच्छेद 19, 20 और 21। और हाँ, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी की या किसी भी स्टेट पीसीएस के, ये तीनों आर्टिकल्स आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी हैं। एक बात जो हमेशा दिमाग में रखनी है वो ये कि ये अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, असीमित नहीं है। इनको सोसाइटी की एकता और पब्लिक इंटरेस्ट के साथ बैलेंस किया गया है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन अधिकारों की गारंटी का मतलब क्या है। फिर हम आर्टिकल 19 में दी गई 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स को डिटेल में देखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 20 और 21 जो एक तरह से सुरक्षा कवच हैं, उनको जानेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन पर। ऑलराइट, तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। देखते हैं कि ये जो अधिकार हैं ये हमारी आज़ादी की बुनियाद, उसकी फाउंडेशन कैसे बनते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल चेंज हुआ है। देखिए, जब हमारा संविधान बना था ना, तो आर्टिकल 19 में 7 तरह की आज़ादी थी। इसमें राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन हुआ क्या कि लैंड रिफॉर्म्स और सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को लागू करने में यह अधिकार एक तरह से अड़चन बन रहा था। तो फिर 1978 में 44th अमेंडमेंट आया और इस अधिकार को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अभी आर्टिकल 300A के तहत सिर्फ एक लीगल राइट है, मौलिक अधिकार नहीं। इसीलिए आज आर्टिकल 19 में हमें सिर्फ 6 ही स्वतंत्रताएं मिलती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, जो है अनुच्छेद 19। इसमें हम उन 6 इंपॉर्टेंट फ्रीडम्स की बात करेंगे जो हमें मिली हैं। और हाँ, साथ में ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इन पर किस तरह के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, मतलब उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे ज़्यादा डिस्कस्ड फ्रीडम है आर्टिकल 19(1)(a राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसका दायरा बहुत बहुत बड़ा है। इसमें सिर्फ बोलना ही नहीं आता, प्रेस की आज़ादी, एडवर्टाइजमेंट्स, चुप रहने का अधिकार, इंटरनेट का इस्तेमाल, शांति से प्रोटेस्ट करना और यहाँ तक कि राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था, वो भी इसी में शामिल है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा था, यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 19(2) साफ कहता है कि देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा या पब्लिक ऑर्डर के आधार पर इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। चलिए अगली 2 फ्रीडम्स देखते हैं। यह है सभा करने की और संगठन बनाने की। आर्टिकल 19(1)(b) कहता है कि हम बिना हथियारों के शांति से इकट्ठे हो सकते हैं, सभा कर सकते हैं। पर हाँ, पब्लिक ऑर्डर बनाए रखने के लिए इस पर रोक लग सकती है। जैसे आपने देखा होगा, इलेक्शंस के टाइम या दंगों के समय सीआरपीसी की धारा 144 लग जाती है। फिर आता है 19(1)(c) जो हमें कोई भी एसोसिएशन या यूनियन, मतलब राजनीतिक पार्टी, कंपनी या संघ बनाने का अधिकार देता है। इसमें बाद में 97th अमेंडमेंट से कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जोड़ा गया। लेकिन शर्त वही है, देश की एकता और अखंडता के खिलाफ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। इसके बाद आती हैं ट्विन फ्रीडम्स, मतलब जुड़वां स्वतंत्रताएं। पहली है आर्टिकल 19(1)(d) जो हमें देश में कहीं भी फ्रीली मूव करने, आने जाने का अधिकार देता है। और दूसरी है 19(1)(e) जो हमें देश के किसी भी हिस्से में बसने यानी रिजाइड करने का अधिकार देती है। अब इन दोनों अधिकारों पर भी आर्टिकल 19(5) के तहत 2 मेन ग्राउंड्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। पहला तो है पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोकहित। जैसे याद है कोविड-19 लॉकडाउन, उस समय हमारी मूवमेंट पर रोक लगी थी। और दूसरा है ट्राइबल प्रोटेक्शन यानी जनजाति संरक्षण। कुछ ट्राइबल एरियाज में उनकी संस्कृति और स्वास्थ्य को बचाने के लिए इनर लाइन परमिट यानी आईएलपी सिस्टम है, मतलब आप बिना परमिट के वहां नहीं जा सकते। और अब आर्टिकल 19 की छठी और आखिरी फ्रीडम, ये है कोई भी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस चुनने का अधिकार। लेकिन यहाँ एक बट है, सरकार किसी भी प्रोफेशन के लिए ज़रूरी प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशंस तय कर सकती है। मतलब अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, ये वैलिड है। लेकिन बिना डिग्री के क्लिनिक खोलना, जिसे हम झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, वो इनवैलिड है। ऑलराइट, आर्टिकल 19 हो गया। अब हम चलते हैं आर्टिकल 20 पर। ये आर्टिकल किसी भी अक्यूज्ड पर्सन यानी जिस पर कोई आरोप लगा है, उसके लिए एक शील्ड की तरह है, एक सुरक्षा कवच। ये उसे कन्विक्शन के खिलाफ 3 तरह के प्रोटेक्शंस देता है। तो आर्टिकल 20 क्या है? ये एक आरोपी व्यक्ति को 3 बहुत ही मजबूत ढाल देता है।
और सबसे खास बात यह है कि ये अधिकार सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को ही नहीं बल्कि भारत में रहने वाले नॉन सिटीजन्स को भी आर्बिट्रेरी पनिशमेंट यानी मनमानी सजा से बचाता है। तो चलिए इन तीनों प्रोटेक्शंस को एक एक करके समझते हैं। पहला है 21, जिसे कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी को सजा उसी कानून के तहत मिलेगी जो जुर्म करते वक्त लागू था। बाद में कोई नया सख्त कानून बनाकर पिछली तारीख से लागू नहीं कर सकते। दूसरा है 22 यानी डबल जेपडी। इसका मतलब है कि एक ही जुर्म के लिए किसी को एक से ज्यादा बार सजा नहीं हो सकती। और तीसरा है 23 सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है। आजकल जो साइंटिफिक टेस्ट होते हैं जैसे नार्को एनालिसिस या ब्रेन मैपिंग, तो क्या ये टेस्ट करवाना अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करना माना जाएगा? तो देखिए, इस सवाल का जवाब हमें मिला सुप्रीम कोर्ट से 2010 के सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में। कोर्ट ने एकदम साफ कर दिया, पॉलीग्राफ, ब्रेन मैपिंग और नार्को एनालिसिस जैसे टेस्ट्स ये इनवैलिड हैं। क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति की कंसेंट के बिना उसकी मेंटल प्राइवेसी में घुसते हैं। लेकिन डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स और ब्लड टेस्ट ये वैलिड हैं क्योंकि ये फिजिकल एविडेंस हैं, भौतिक साक्ष्य। तो पॉइंट ये है कि पुलिस का काम है सबूत इकट्ठा करना, न कि आरोपी को मजबूर करके उससे सबूत उगलवाना। चलिए अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स के सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर, आर्टिकल 21। ये है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, और इसे ही हम राइट टू अ डिग्निफाइड लाइफ भी कहते हैं। आर्टिकल 21 की इंटरप्रिटेशन की जर्नी बहुत ही फैसिनेटिंग रही है। शुरू में 1950 में ए.के. गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसका बहुत ही नारो मतलब निकाला। कहा कि लाइफ का मतलब है बस जिंदा रहना। लेकिन फिर आया 1978 का लैंडमार्क मनेका गांधी केस। इसमें कोर्ट ने अपनी सोच को पूरी तरह बदल दिया और कहा कि जीने का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, जानवर की तरह जीना नहीं है, बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ, एक गरिमापूर्ण जीवन जीना है। तो सवाल उठता है कि इस डिग्निफाइड लाइफ में आखिर आता क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम इसकी व्याख्या को और फैलाया है। इसमें राइट टू प्राइवेसी, साफ सुथरे एनवायरनमेंट का अधिकार, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, फ्री लीगल एड और यहां तक कि अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार, ये सब कुछ शामिल है। यहां एक छोटा सा पर इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो समझना जरूरी है। देखिए, देश के अंदर घूमने का जो अधिकार है वो आता है आर्टिकल 19(1) का डी में, लेकिन विदेश जाने का जो अधिकार है, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड, वो आर्टिकल 21 के तहत पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा माना जाता है। ये बात मेनका गांधी पासपोर्ट केस से ही क्लियर हुई थी। एक और कंट्रोवर्शियल सवाल हमेशा से रहा है कि क्या राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी शामिल है। इस पर कोर्ट के फैसले भी बदलते रहे हैं। 1987 में एक केस में कहा हाँ, फिर 1994 में कहा नहीं, और अटेम्प्ट टू सुसाइड को क्राइम बना दिया गया। लेकिन करंट स्टेटस क्या है? अब मेंटल हेल्थ के एक्ट 2017 और नई भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से सुसाइड अटेम्प्ट करने वाले को क्रिमिनल नहीं बल्कि गंभीर मानसिक तनाव का शिकार माना जाता है। इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है यूथेनेशिया यानी इच्छा मृत्यु का। तो भारत में एक्टिव यूथेनेशिया मतलब कोई लीथल इंजेक्शन देकर जान लेना, ये पूरी तरह बैंड है। लेकिन पैसिव यूथेनेशिया मतलब लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना, ये अरुणा शानबाग केस के बाद 2015 से बहुत ही स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ वैलिड है। और मॉडर्न टाइम्स में आर्टिकल 21 का स्कोप और भी ज्यादा बढ़ गया है। 2018 में 2 लैंडमार्क जजमेंट्स आए। नवतेज सिंह जौहर केस में होमोसेक्सुअलिटी को वैलिड करार दिया गया। ये माना गया कि अपनी पसंद का पार्टनर चुनना एक डिग्निफाइड लाइफ का हिस्सा है। और उसी साल जोसेफ शाइन केस में अडल्ट्री को क्राइम की कैटेगरी से हटा दिया गया। इसे भी पर्सनल लिबर्टी का मामला माना गया। और आखिर में बात करते हैं आर्टिकल 21A यानी राइट टू एजुकेशन की। इसकी इंस्पिरेशन मिली थी 1992 के मोहिनी जैन केस से, जिसके बाद 2002 में 86th अमेंडमेंट करके आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। इसने 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया। और इसे लागू करने के लिए 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, जो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। इसमें कई जरूरी नियम भी हैं, जैसे कि कोई भी सरकारी टीचर प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। तो ये थे हमारे अनुच्छेद 19, 20 और 21 जो हमारे डेमोक्रेटिक लाइफ की फाउंडेशन है। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।